हेलो दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज खजाना एकेडमी में। बड़े लंबे इंतजार के बाद आप सभी के सामने आ रहे हैं। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। कक्षा 12 का किसी भी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है गॉस की प्रमेय। अक्सर बच्चों की ये कमेंट आती है कि ज़्यादा दिक्कत होती है इसमें समझने के लिए। तो आइए एकदम आसानी से और एकदम सहज और सरल लैंग्वेज में इसको समझते हैं। क्या होती है गॉस की प्रमेय? गॉस की प्रमेय क्या होती है, इसको समझने के लिए एक चीज समझना पड़ेगा। सबसे पहले हमें वैद्युत फ्लक्स के बारे में समझना पड़ेगा। फिर उसके बाद गॉस की थ्योरम पे आते हैं। सबसे पहले वैद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे। वैद्युत फ्लक्स अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसे कहते हैं? जैसे मान लीजिए कोई भी बंद पृष्ठ हो अनियमित आकृति का, कैसे भी हो सकता है, कोई बस खाली बंद होना चाहिए। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स। पृष्ठ बंद होना चाहिए, जितनी भी वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी इन्हीं की संख्या को हम क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। और वैद्युत फ्लक्स को फाई ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं वैद्युत फ्लक्स को। तो समझ पाए वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो वैद्युत फ्लक्स क्लियर हो गया होगा। आइए अब आते हैं सीधे हमारे टॉपिक पर, जो है गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय क्या है इसको समझते हैं और उसको प्रूव भी करेंगे। ठीक है, तो आइए पहले लिखते हैं और उसके बाद समझेंगे गॉस की प्रमेय किसे कहेंगे। देखिए गॉस की प्रमेय है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध लिखते हैं। परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यही है गॉस की प्रमेय। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। जहां ε0 क्या है? जहां ε0 आप पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ε0 क्या है? निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता है। यदि मान लेते हैं, यदि पृष्ठ से परिबद्ध आवेश
क्यों हो, आवेश क्यों हो, तो गॉस की प्रमेय के अनुसार हम क्या लिख सकते हैं, ये फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो। यही क्या है, गॉस की प्रमेय। समझ में आया बच्चों? तो देखिए गॉस की प्रमेय क्या है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। यदि हम मान लें यदि पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश क्यों हो तो फाई ई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आइए अब इसी बात को हम लोग प्रूव करेंगे। प्रूव करने के लिए हमें कुछ मानना पड़ेगा। मान लेते हैं ये कोई ए सरफेस वाला बंद पृष्ठ है। ठीक है, इसके किसी बिंदु ओ पर, इसका कोई बिंदु ओ है, इस बिंदु ओ पर मान लेते कोई आवेश प्लस क्यू है। ठीक है ना, इससे आर दूरी पर, कितनी दूरी पर बच्चों, आर दूरी पर, यहां लिख देते हैं बीच में आर दूरी पर एक बिंदु पी है। इस बिंदु पर कोई अल्पांश भाग ले लेते हैं, छोटा सा भाग ले लेते हैं डी ए। ठीक है, इस डी ए, सबसे पहले हम इस डी ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे फिर उसके बाद पूरे बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे। राइट, सबसे पहले डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे, फिर पूरे बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए देखिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं इसकी दिशा में, यहां से ये पूरा डी ए जो है वो मान लेते हैं कितना कोण बना रहा है, ओ पर घन कोण बनाएगा। आप जानते हैं कितना घन कोण बना रहा है, वो घन कोण मान लेते हैं डी ओमेगा। कितना, डी ओमेगा। आप जानते हैं ये पृष्ठ है ना, आपने पढ़ा है पृष्ठ द्वारा, किसी बंद पृष्ठ के सूक्ष्म अवयव खंड द्वारा उसके किसी केंद्र पर या किसी भाग पर अंतरित कोण घन कोण कहलाता है। तो इस डी द्वारा ओ पर अंतरित घन कोण मान लिया हमने डी ओमेगा। क्यू द्वारा इसकी दिशा में जो मान लेते हैं एकांक सदिश है वो एन कैप है, और ये मान लेते हैं डी वेक्टर ए एन कैप की दिशा में ना होकर के एन कैप से थीटा कोण बना रहा है। डी वेक्टर ए है जो क्षेत्रफल सदिश है छोटा सा भाग का, वो मान लेते हैं इससे थीटा कोण बना रहा है। ठीक है भैया, ये सारी चीजें समझ में आई, एक बार फिर से समझते हैं। मान लिया हमने ये कोई बंद पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल ए है, इसके किसी बिंदु ओ पर कोई प्लस क्यू आवेश है, और इस प्लस क्यू आवेश से आर दूरी पर कोई बिंदु पी है। इस बिंदु पर अल्पांश भाग डीए है। ठीक है ना, डीए है। सबसे पहले हम इस डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे, फिर उसके बाद इस पूरे बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे। राइट, समझ में आ गया होगा। उसके लिए देखिए हमने क्या किया, हमने मान लिया इसकी दिशा जो डी वेक्टर ए है, मान लेते हैं एन कैप से थीटा कोण बना रहा है। ठीक है, तो यही सारी चीजें हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, जो हमने माना है। तो माना प्लस क्यू आवेश किसी ए क्षेत्रफल वाले बंद पृष्ठ के किसी बिंदु ओ पर स्थित है। ठीक है, जो हमने यहां बनाया है सेम चीज वही लिखेंगे। माना कोई प्लस क्यू आवेश किसी ए क्षेत्रफल वाले बंद पृष्ठ के किसी बिंदु ओ पर स्थित है। मान लेते हैं ओ से आर दूरी पर किसी बिंदु पी पर जो अल्पांश डीए है, इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे। ठीक है, इससे
r दूरी पर स्थित बिंदु P के अल्पांश dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जरा बताइए, जब अल्पांश ले लिया, अल्पांश भाग dA लिया है, तो इस अल्पांश भाग से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स भी क्या होगा, छोटा ही होगा। तो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हम जो निकालेंगे वो क्या मान लेते हैं, d फाई ई। सूत्र पढ़ा हमने क्या, ये हो जाएगा EDA cos थीटा। क्यों EDA cos थीटा, EDA लिख सकते थे, परंतु यहाँ जो DA है वो n कैप से थीटा कोण बनाना है, तो DA की जगह पे हम क्या लिखेंगे, DA cos थीटा लिखेंगे, ठीक है ना। ये हो जाएगा सूक्ष्म वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत फ्लक्स d फाई ई इक्वल टू EDA cos थीटा। समझ में आया इतना। तो यहां से देखिए, पहले हम E का मान ज्ञात करेंगे, तो Q से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। E क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता P पर है, तो वही ज्ञात करते हैं। प्लस Q आवेश के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें, तो ये क्या हो जाएगा, E इक्वल टू 1/4πε0 और यहाँ हो जाएगा Q/r²। क्यों, क्योंकि आवेश Q है और दूरी R है, तो हो जाएगा Q/r²। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और E का मान इसी में रख देते हैं। तो देखिए समीकरण 1 से क्या मिलेगा आपको, समीकरण 1 से जब E का मान इसमें रखेंगे तो d फाई E इक्वल टू क्या हो जाएगा, d फाई E इक्वल टू हो जाएगा E की जगह पे 1/4πε0 और यहाँ Q/r², और ये तो E की जगह पे हो गया। अब यहाँ DA cos थीटा लिख देंगे, DA cos थीटा, और इसको सॉल्व करते हैं तो d फाई E इक्वल टू क्या मिलेगा, आगे देखिएगा, Q को इसके साथ कर देते हैं तो Q/4πε0 हो जाएगा और ये हो जाएगा DA cos थीटा। अब आगे देखिए, तो हमें जब हमने यहाँ देखिए E का मान रखा तो हमें ये मिल गया, और यहां से हमने Q को इसके साथ कर लिया तो Q/4πε0 हो गया, और यहाँ हो गया DA cos थीटा और ये r² नीचे, तो DA cos थीटा/r²। चूंकि आपने पढ़ा है घन कोण d ओमेगा इक्वल टू क्या भैया, DA cos थीटा/r²। कोई दिक्कत, तो जरा बताओ DA cos थीटा/r² की जहां पे क्या लिख सकते हैं, d ओमेगा लिख सकते हैं। तो यहां देखिए क्या मिलेगा, it is implies that d phi E equal to Q/4πε0 और यहां इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, d ओमेगा। ठीक है, ये तो रही बात भैया आपके अल्पांश भाग dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब हम क्या करेंगे, जब हमें अल्पांश भाग dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स मिल गया, अब हम पूरे के कारण निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हम लिखते हैं अतः पूरे बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें समाकलन करना पड़ेगा। तो समाकलन करते हैं, तो यहां देखिए समाकलन जब करेंगे तो यहां हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ d फाई E इक्वल टू
यहां देखिए ये Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है ये क्या है, कांस्टेंट है आपका, ठीक है। कांस्टेंट पद का इंटीग्रेशन होगा था, होता नहीं, तो वो बाहर हो जाएगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा भैया, डी ओमेगा, ठीक है। बहुत ध्यान समझिएगा। अच्छा वन के साथ यहां कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे, वन के सापेक्ष फाई ई का इंटीग्रेशन होगा, क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा क्या, फाई ई, क्योंकि एक सूत्र होता है चूंकि इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx इक्वल टू x, ठीक है ना। ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक। तो 1 d फाई ई है तो इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, जैसे 1 dx था तो इसकी जगह पे x आ गया, ऐसे यहां कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं आप, तो 1 d फाई ई की जगह पे क्या लिख सकते हैं आप, सीधे फाई ई लिख सकते हैं। यहां हो जाएगा, ये तो सेम रहेगा वही चीज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ऐसे ही 1 d ओमेगा लिखा है तो इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, ओमेगा। ओमेगा क्या है, पूरे बंद पृष्ठ के कारण O पर अंतरित घन कोण। तो किसी पूरे बंद पृष्ठ के कारण किसी बिंदु पर अंतरित घन कोण जो होता है वो पीछे आपने निकाला है वो 4 पाई स्टेरेडियन होता है, चूंकि ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 4 पाई स्टेरेडियन होता है। तो यही मान इसमें रख देते हैं। इट इंप्लाइज दैट फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0, और इसकी जगह पे हो जाएगा 4 पाई से 4 पाई कैंसिल। अब देखिएगा फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Q अपान एप्सिलॉन नॉट। ये आपका सिद्ध हो गया, प्रूव्ड। यही क्या भैया, गॉस की प्रमेय है। लोग कहते हैं बहुत कठिन है, अब जरा इसमें देख के बताइए कहाँ कठिन है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी समस्या का फिर से निराकरण करेंगे। तो आपने देखा कि गॉस की प्रमेय क्या होती है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यदि मान लें पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश Q हो तो फाई ई इक्वल टू Q अपान ε0। इस बात को हमने सिद्ध भी किया। इसको सिद्ध करने के लिए मान लिया हमने कोई A क्षेत्रफल वाला बंद पृष्ठ है जिसके बिंदु O पर कोई प्लस Q आवेश है, इससे R दूरी पर कोई अल्पांश dA है ना। इस बिंदु से पहले गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे, फिर उसके बाद पूरे के कारण गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए मान लिया dA जो है वो O पर d ओमेगा घन कोण अंतरित करता है, और d वेक्टर A यानी कि dA का क्षेत्रफल सदिश इसके लंबवत दिशा से थीटा या हम कहें n कैप से थीटा कोण पर स्थित है। तो वही सारी चीज मान लिया हमने, माना प्लस Q आवेश किसी A क्षेत्रफल वाले बिंदु बंद पृष्ठ के किसी बिंदु O पर स्थित है, इससे R दूरी पर स्थित बिंदु P के अल्पांश भाग dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब जब हम अल्पांश भाग dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कर रहे हैं तो वैद्युत फ्लक्स भी क्या होगा, सूक्ष्म होगा। तो d फाई इक्वल टू क्या हो गया, EdA cos थीटा। इसको समीकरण नंबर 1 मान लिया। अब यहां हम E का मान रखना चाहेंगे। अब प्लस Q आवेश के कारण P बिंदु पर जो R दूरी पर स्थित है उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो ये पहले चैप्टर में पढ़ा था, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपान R स्क्वायर। यही मान इसकी यहाँ पे रख दिया। तो यहाँ देखिए Q को 1 के साथ गुणा करके लिख दिया, dA cos थीटा अपान R स्क्वायर लिख दिया। अब dA cos थीटा स्क्वायर dA cos थीटा अपान R स्क्वायर की यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, d ओमेगा। तो इसकी यहाँ पे d ओमेगा आ गया। अब हम पूरे, ये तो रही बात ये dA से अल्पांश भाग dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब हम पूरे बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन कर देते हैं। तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा, फाई ई, और ये कांस्टेंट है ये बार हो जाएगा, इसका समाकलन ओमेगा हो जाएगा। चूंकि हमें मालूम है ओमेगा इक्वल टू 4 पाई होता है, तो ओमेगा की जगह पे 4 पाई रखेंगे तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। तो फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपान एप्सिलॉन 0, यही बचेगा। यही क्या होता है, गॉस की प्रमेय होता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है आप सभी को ये टॉपिक बहुत ही कायदे समझ में आया होगा। फिर भी अगर मान लीजिए अगर आपको कहीं भी कोई भी समस्या रह जाती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए,
और बेल आइकन को दबाना भी बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि जो भी अपडेट्स हम देंगे यहाँ से वो आपके पास तुरंत पहुँच जाएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आने वाली बोर्ड परीक्षा 2023 में किसी भी बच्चे को कोई भी समस्या ना हो। धन्यवाद।